हेलो फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हमने इन्वायरमेंट का बेसिक क्लियर कर लिया था। आज हम अर्थ के स्फेयर्स के बारे में और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले अर्थ के स्फेयर में देखेंगे एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर आ गया, फिर लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, है ना। तो एक एक करके हम इनकी डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले अपन एटमॉस्फेयर को ये करेंगे। एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि गैसेस वगैरह होती है। पता है कि एटमॉस्फेयर में वाटर गैसेस वगैरह, तो इन चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। लाइक दिस इज ये ये एटमॉस्फेयर। यहाँ पे क्या आ गया, ये बादल आ गया या गैसेस आ गए ना। तो यहाँ के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले अगर देखें तो ट्रोपोस्फियर जो है उसकी लेयर पढ़ना है। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, सॉरी, एटमॉस्फेयर है ना, उसकी लेयर पढ़ना है। तो ये क्या है, सबसे पहले आगे ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीजोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर एंड फिर एक्सोस्फियर। सबसे ऊपर ही ऊपर ये जो है वो एक्सोस्फियर है ना। तो ये चीज़ तो आप देख लेना कि ये स्पेस स्टेशन वगैरह हैं, ये अरोरा है, यहाँ पे वेदर बलून वगैरह हैं, और जेट स्ट्रीम और हॉट एयर बलून वगैरह। ये चीज़ तो आप देख लेना। लेकिन ये जो हाइट है ना, इनको ये वेरी भी होती रहती है। मतलब यहाँ पे ये एग्जैक्ट नहीं है कि एग्जैक्ट यही है। 2-4 किलोमीटर, 5-6 किलोमीटर आपको अगर कहीं पे भी आप देखोगे तो शायद हो सकता है कि आपको ऊपर नीचे मिले, है ना। तो इसका ज़्यादा माइंड मत करना। ओके, अब हम ट्रोपोस्फियर के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रोपोस्फियर यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गई हूँ, तो आप देख लेना, ये ट्रोपोस्फियर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ट्रोपोस्फियर क्या है, लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है। ये एक्सटेंड ऑफ द अर्थ सरफेस टू द ट्रोपोपोज। मतलब कि अगर ये यहाँ से अगर स्टार्ट हो रहा है ना ट्रोपोस्फियर, तो जहाँ पे ये ख़त्म होगा, मतलब मान लीजिए यहाँ पे एंड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, ये ट्रोपोस्फियर है ना, सॉरी ट्रोपोपोज है। और इसके ऊपर फिर कौन स्टार्ट हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फियर स्टार्ट हो जाएगा। तो जहाँ से स्ट्रेटोस्फियर स्टार्ट होता है और ट्रोपोस्फियर ख़त्म हो जाता है ना, वहाँ पे होता है ट्रोपोपोज। पोज मतलब किसी चीज़ को पॉज करना, स्टॉप करना, ख़त्म हो रही है ना, तो वो क्या है, ट्रोपोफोस, मतलब ट्रोपोस्फियर रुक जा रहा है वहाँ जाके, है ना। अब इसकी हाइट देखें तो वेरीज विद लेटीट्यूड एंड सीजन और लेटीट्यूड के हिसाब से ये वेरी करता रहता है कि कोल्ड में मतलब कोल्ड में अलग, विंटर में अलग हो सकता है, और जब गर्मी रहती है ना, तो अलग हो सकता है ना। इक्वेटर में अगर इसका हाइट देखेंगे तो 16 to 18 किलोमीटर थिक होता है ये, है ना। और पोल्स पे अगर देखते तो 8 किलोमीटर थिनर होता है ड्यू टू कोल्ड एयर, क्योंकि ऊपर पोल्स में तो पता है, पोल्स में है ना बहुत ज़्यादा कोल्ड एयर रहती है, जिसकी वजह से वहाँ पे कन्वेक्शन नहीं हो पाता। और ये इक्वेटर है ना, ये गर्म रहता है क्योंकि सनलाइट, लाइक, सॉरी, यहाँ पे ये डायग्राम पे मत जाना। ये पोल्स हैं और लाइक दिस, ये यहाँ पे पोल है और ये इक्वेटर है ना, ये अर्थ का इक्वेटर है। तो सनलाइट जो होगी ना, ये सनलाइट है ना, ये सन जैसे, तो सनलाइट डायरेक्ट यहाँ पे जा रही है और यहाँ पे जाएगी, कम जा रही है ना, यहाँ पे पोल्स तक तो कम जा पा रही है। तो इक्वेटर क्या है, ज़्यादा डायरेक्टली सन की रेज वहाँ पे जाती है, इसलिए वो गर्म रहता है, तो वहाँ पे कन्वेक्शन होता है, इसकी वजह से वहाँ पे वो ठीक रहता है ना। उसकी जो विड्थ रहती है वो ठीक रहती है, और पोल्स पे क्या रहता है, थीन रहता है, क्योंकि वहाँ पे कोल्ड एयर रहती है, और इक्वेटर में जो हॉट एयर रहती है। बस आप इतना सा ध्यान रख लेना अभी कि यहाँ पे कन्वेक्शन होता है, इसकी वजह से ठीक रहता है, और पोल्स में कोल्ड एयर रहती है, इसकी वजह से थीन रहता है ना। तो आगे मतलब आपको धीरे धीरे जब मैं पढ़ाऊँगी तो समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपको अगर मैं यहाँ ही समझाने लग गई ना, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे ना। तो देखते हैं कि टेम्परेचर टेम्परेचर क्या होता है कि जैसे जैसे ना, लाइक दिस, ये ट्रोपोस्फियर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जैसे जैसे अपन ऊपर जाते जाते तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है, कम होता जाता है ना। हाँ, जैसे जैसे अपन ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। हाइट के साथ में ऊपर टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और किस रेट से डिक्रीज होगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, है ना।
मतलब जैसे ही 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो 6.5 किलोमीटर कम हो गया, 6.5 डिग्री कम हो गया। फिर 1 किलोमीटर और जाएंगे तो फिर उतना था, उससे 6.5 किलोमीटर डिग्री और कम हो गया। इस तरीके से मतलब ऊपर जाते जाते हाइट के साथ में डिक्रीज होता जाता है क्या, टेम्परेचर, है ना। ट्रोपोस्फियर में जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे उस तरीके से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा, राइट। और किस रेट से होगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और यहाँ पे क्या है, कंटेन मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर हीट ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट। तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, जो मतलब सनलाइट है ना उसको कैप्चर कर लेती है ना। वाटर वेपर भी रहता है ना, वो भी क्या करता है, मतलब सनलाइट को कैप्चर कर लेता है। इसकी वजह से क्या रहता है, एटमॉस्फेयर हीट, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक हीट बहुत ज़्यादा रहती है। किसकी वजह से, ग्रीन हाउस गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट की वजह से। तो अब कंपोजिशन के बारे में देखें तो कंटेन अबाउट 75% ऑफ एटमॉस्फेरिक मासेस होता है यहाँ पे। ऑलमोस्ट ऑल वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, एरोसोल्स आर कंसनट्रेट हियर, है ना। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें रहती है, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, एरोसोल वगैरह, है ना। अब आते हैं वेदर फिनोमिना। तो वेदर फिनोमिना में यहाँ पे ऑल मेजर वेदर फिनोमिनास प्रोसेस होते हैं। जैसे क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है तो ट्रोपोस्फियर में होगा, रेनफॉल भी ट्रोपोस्फियर में, स्टॉर्म अगर आ रहा है तो विंड्स वगैरह, तो सब क्या होता है, ट्रोपोस्फियर में अकर होता है ना। स्ट्रॉन्ग वर्टिकल मिक्सिंग एंड टर्बुलेंस प्रेजेंट, है ना। तो वर्टिकल मिक्सिंग मतलब ऊपर जाती है एयर, फिर नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, इस तरीके से हवा चलती है ना। ये इस तरीके से नहीं चलती है बल्कि इस तरीके से चलती है, ऊपर नीचे, क्योंकि जो नीचे जो आपको पता है कि जो हॉट रहता है उसकी डेंसिटी कम रहती है और जो कोल्ड रहता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा रहती है। तो कोल्ड एयर ऊपर रहती है और हॉट एयर नीचे रहती है। तो ये हॉट एयर क्या करेगी, ऊपर जाएगी। तो जैसे ही ऊपर जाएगी ये भी ठंड के साथ मिलकर क्या हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी, और फिर ये नीचे आएगी, है ना। फिर वापस से यहाँ पे गर्म हो गई तो फिर वापस से ये ऊपर जाएगी, फिर ठंडी हो जाएगी तो फिर नीचे आएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे वर्टिकल मूवमेंट चलता रहता है, मतलब कि गर्म हवा ऊपर जा रही है, फिर वो ठंडी हो रही है, फिर नीचे सिंक कर रही है, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या होती जा रही है, भारी होती जा रही है, वो ना बढ़ती जा रही है। कोल्ड एयर क्या होता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसकी वजह से वो सिंक कर जाती है ना। तो यहाँ पे क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग वर्टिकल मिक्सिंग, है ना। और बाउंड्री बाउंड्री को क्या कहते हैं अपन ने देख लिया, ट्रोपोपोज द अपर लिमिट ऑफ द ट्रोपोस्फियर, है ना। यहाँ पे ये शो किया, एक्ट एज अ थर्मल बैरियर सेपरेटिंग द ट्रोपोस्फियर फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फियर। ये ट्रोपोपोज क्या करता है, थर्मल बैरियर है जो कि सेपरेट करता है ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर को। हाइट ऑफ ट्रोपोपोज ऑल्सो वेरीज, हायर एट इक्वेटर, लोअर एट पोल्स, ये भी अपन ने देख लिया। अब आते हैं प्रेशर, ये प्रेशर, एयर प्रेशर डिक्रीज रैपिडली विथ एल्टीट्यूड इन दिस लेयर। एयर प्रेशर ऊपर जाते हैं जैसे जैसे डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि एयर रहती नहीं है ना, फिर नीचे ये रहती है, ऊपर धीरे धीरे एयर का प्रेशर, जैसे जैसे अपन ऊपर जाते जाएंगे ना एल्टीट्यूड पर, वैसे वैसे एयर का प्रेशर क्या होगा, कम होता जाएगा, है ना। अब आता है इम्पोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस क्या है इस ट्रोपोस्फियर की, रेगुलेट्स अर्थ क्लाइमेट एंड वेदर सिस्टम, क्रिटिकल फॉर द लाइफ प्रोसेस ड्यू टू ऑक्सीजन, CO2 एंड वाटर वेपर प्रेजेंस, है ना। यहाँ पे अर्थ के क्लाइमेट और वेदर सिस्टम की वजह से ये इम्पोर्टेंट है। ये ट्रोपोस्फियर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे CO2, वाटर वेपर और बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट रहती है ना। अब हम आएंगे कि वैसे ये इतना ये नहीं है, हाँ पर पढ़ते हैं ना। थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर, ये भी बता दिया, बिकॉज हीट इज ट्रांसपोर्टेड द टू ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करेंट्स किसको बोलते हैं, ये भी आपको आगे समझ आएगा। द ट्रोपोस्फियर इज थिकर ओवर द इक्वेटर देन द पोल्स बिकॉज द इक्वेटर इज वार्मर। Heat differential on the planet surface causes convection current to flow from the equator to the poles। हीट डिफरेंशियल मतलब कि वही ठंडी हवा और गर्म हवा, है ना। हीट डिफरेंशियल होता है, इसकी वजह से क्या होता है, कन्वेक्शन होता है, मतलब कि दिस इज कन्वेक्शन। ये गर्म हवा ऊपर जा रही है, फिर कोल्ड वाली हवा नीचे आ रही है, गर्म हवा ऊपर जा रही है, कोल्ड नीचे आ रही है, इस तरीके से ये कन्वेक्शन करेंट्स फ्लो
फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। इक्वेटर गर्म रहता है, इक्वेटर के यहाँ पे गर्म रहता है, तो वो ऊपर ऑब्वियसली है कि यहाँ की हवा ऊपर पोल्स में जाने की कोशिश करेगी, फिर वो पोल्स से फिर नीचे की तरफ, इस तरीके से ना। दिस इम्प्लाइड दैट द वार्मर द अर्थ द थीकर इज द ट्रोपोस्फियर, है ना। जैसे जितना ज़्यादा वार्म होगा वेदर, उतना ज़्यादा क्या होगा, ट्रोपोस्फियर ठीक होता जाएगा। द प्राइमरी रीजन दैट द एटमोसफियर इज डीपेस्ट एंड थिकेस्ट एट द इक्वेटर इज बिकॉज द एयर इज ऑन एवरेज वार्मर देन द एनी वेयर एल्स ऑन अर्थ। इसमें ये बताया गया है कि यही एक प्राइमरी रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि वार्म हवा रहती है, कहाँ पे, इक्वेटर पे, इसीलिए ये थीकेस्ट और डीपेस्ट है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है, गर्म हवा। वार्म एयर इज लेस डेंस देन कोल्ड एयर एंड ग्रेविटी exert इक्वल प्रेशर वर्ल्ड वाइड, सो एटमोस्फेरिक प्रेशर इज द सेम वर्ल्ड वाइड वेदर सिस्टम असाइड। चलो ये भी अपन ने देख लिया है कि कैसे कन्वेक्शन वगैरह होता है। ये वाला पॉइंट देख लो, है ना। ट्रोपोपोज में रीच अ टेम्परेचर ऑफ -50 डिग्री सेल्सियस। ट्रोपोपोज के वहाँ पे जाते जाते अपन ने ये देखा कि ट्रोपोस्फियर में जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, ठंडा होता जाता है, मतलब टेम्परेचर जो होता है डिक्रीज़ होता जाता है। तो वो डिक्रीज़ होते होते वहाँ पे जाते जाते कितना पहुँच जाता है, 55 -55 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच जाता है, जैसे जैसे अपन ट्रोपोपोज पर जाते हैं वैसे वैसे, है ना। और टेम्परेचर इंक्रीज समटाइम्स क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। अपन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना, तो टेम्परेचर वैसे नॉर्मली कंडीशन में तो घटता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है ना। तो इसको बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। ये चीज़ याद रखना कि हमेशा क्या होता है, जनरली क्या होता है कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर घटता है और -55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। पर कभी कभी क्या होता है कि जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ता है ट्रोपोस्फियर में, तो उसको कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। Such condition restrict the vertical mixing of air and result in the air pollution incidence at ground level। इसकी वजह से क्या होगा, अब देखो, न तो गर्म, ये यहाँ पे देख, न तो ये जो गर्म हवा है न वो ऊपर जा पाएगी और ना ये नीचे आ पाएगी, है ना। तो मतलब क्या होगा, वर्टिकल मिक्सिंग जो हो रहा था ना ठंडी और गर्म की वजह से, वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो क्या होगा कि अगर बंद हो जाएगा तो नीचे जो पोल्यूशन हो रहा था और वो गर्म हवा के साथ में ऊपर जा रहा था, मिक्सिंग से ऊपर जा रहा था, फिर आगे जा रहा था, तो वो अब नहीं हो पाएगा। तो ग्राउंड लेवल पे क्या होगा, पोल्यूशन हो जाएगा बहुत ज़्यादा, है ना। तो वर्टिकल मिक्सिंग क्या होती है, टेम्परेचर इन्वर्सन में रुक जाती है ना। इसको बोलते हैं, ये है नॉर्मल कंडीशन जहाँ पे है ना, ये कोल्ड एयर है, फिर कूलर एयर है, फिर नीचे वार्म एयर है ना। तो ये वार्म एयर ये ऊपर जा रही है, फिर कोल्ड, ये कोल्ड होगी, फिर ये कोल्ड नीचे आएगी क्योंकि ये भारी हो जाएगी, फिर ये गर्म होगी, फिर ऊपर चली जाएगी, है ना। नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता है। बट टेम्परेचर इन्वर्जन अगर हो जाता है ना, तो क्या होता है, कोल्ड एयर ऊपर है, वार्म एयर बीच में आ गई और कूलर एयर क्या होगा, नीचे रह गई, है ना। तो इसकी वजह से जो ये वार्म एयर है ना, ये नीचे नहीं जा पाती है। समझ रहे हो आप कि कूलर एयर अगर नीचे आ गई है ना, तो यहाँ पे एक बैरियर बन गया है, ये वार्म एयर यहाँ पे नीचे नहीं आ पा रही है। इसकी वजह से यहाँ पे देखो, ये स्मोक पोल्यूशन बन गया है और यहाँ पे कितना साफ है ना, क्योंकि ये ऊपर नीचे वाला सिस्टम इसमें चल रहा है, वर्टिकल मिक्सिंग चल रही है, उसमें वर्टिकल मिक्सिंग रुक गई है, इसकी वजह से यहाँ पे पोल्यूशन हो गया है। अब आता है कि रीज़न फॉर टेम्परेचर इन्वर्जन। तो रेडिएशनल कूलिंग ऑफ द सरफेस एट नाइट। नाइट में क्या होता है कि टेम्परेचर, ये ग्राउंड लेवल है ना, ये ग्राउंड लेवल, तो ये ठंडा हो जाता है। इसकी वजह से यहाँ के आसपास की जो ये एयर है ना, मान लो ये वाली एयर है, हाँ, मान लो ये वाली जो एयर है ना, ये, तो ये क्या हो जाएगी, ये भी ठंडी हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात को क्या होता है कि ठंडा हो जाता है। इसकी वजह से नीचे की जो अर्थ की लेयर हो जाएगी ना, वो ठंडी हो जाएगी, तो उसकी जो पास की भी जो हवा रहती है ना, वो भी ठंडी हो जाएगी। तो ये ऊपर नहीं जा पाएगी, मतलब यहाँ पे एक लेयर बन गई है कि ये कोल्ड लेयर बन गई, फिर ऊपर वार्म आ गई, फिर कूलर आ गई, है ना। तो क्या होता है, एक
रीज़न ये है कि रेडिएशनल कूलिंग की वजह से, एयर सब्सिडेंस की वजह से, डिसेंडिंग एयर है ना, इन हाई प्रेशर एरिया कंप्रेसिंग एंड वार्मिंग द अपर लेयर है ना, advection of warm air over a cooler surface, warm air moving over snow, आइस और कोल्ड ओशन करंट, ये भी आगे देखेंगे ना। फ्रंटल एक्टिविटी की वजह से, टोपोग्राफिक इफेक्ट की वजह से वैलीज वगैरह में कोल्ड एयर डेंस कर जाती है और ट्रैप्ड हो जाती है। चलो ये वाला देखो है ना। टाइप्स ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन में रेडिएशन इन्वर्जन आता है, अकर्स एट नाइट ड्यू टू कूलिंग ऑफ द ग्राउंड सरफेस है ना। ये मैंने अब अभी बताया कि ये नाइट में होता है क्योंकि ग्राउंड सरफेस जो होता है कूल हो जाता है, इसकी वजह से क्या होता है कि नीचे कूलर एयर आ जाती है, फिर ऊपर वार्म एयर आ जाती है, इसकी वजह से टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाता है। फिर आता है एडवेक्शन इन्वर्जन, व्हेन वार्म एयर मूव्स ओवर अ कोल्ड सरफेस है ना। एडवेक्शन इन्वर्जन इसको बोलते हैं कि वार्म एयर है और एयर मूव्स, ये वार्म एयर, ये कोल्ड एयर है ना, इसके ऊपर क्या करेगी, ये वार्म एयर आ जाएगी है ना। व्हेन वार्म एयर्स मूव ओवर अ कोल्ड एयर, मतलब ये कोल्ड एयर है और इसके ऊपर वार्म एयर है ना, ये क्या कर रही है, इसके ऊपर मूव कर रही है। सब्सिडेंस इन्वर्सन की वजह, सब्सिडेंस इन्वर्सन ये होता है कोज्ड बाय सिंकिंग एयर इन हाई प्रेशर रीजन। सिंक, बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है कहीं पे भी, किसी एरिया में, किसी रीजन में बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, तो वो जो कोल्ड एयर है ना वो भी नीचे सिंक कर जाएगी। अब कोल्ड एयर नीचे सिंक कर जाएगी तो फिर वार्म एयर को तो ऊपर जाना पड़ेगा ना थोड़ा सा, तो बीच में क्या हो जाएगा, फिर वापस से ये वाली कंडीशन आ जाएगी कि कोल्ड एयर, ये कोल्ड एयर, फिर वार्म एयर, फिर कूलर एयर, ये वाली कंडीशन आ जाएगी ना वापस से। अब आते हैं फ्रंटल इन्वर्जन, तो अकर एट द बाउंड्री ऑफ वार्म एंड कोल्ड एयर मासेस। वार्म एंड कोल्ड एयर की जो जहाँ मिल रही होती है ना वहाँ पे बाउंड्री में, फ्रंटल मतलब इस तरीके से, ये इस तरीके से ना, जैसे कि इधर वार्म एयर है, इधर कोल्ड एयर है, तो यहाँ पे नीचे कोल्ड एयर आ गई और यहाँ पे वार्म एयर आ गई। वैली इन्वर्जन में क्या होता है, इन वैलीज कोल्ड एयर सिंक्स एंड गेट ट्रैप्ड बीनीथ वार्मर एयर अबव है ना। कोल्ड एयर क्या होती है, नीचे सिंक हो जाती है और उसको वार्म एयर क्या कर लेती है, ट्रैप कर लेती है, मतलब कि वार्म एयर ऊपर है और कोल्ड एयर नीचे है, तो वार्म एयर ने कोल्ड एयर को क्या करा, ट्रैप कर लिया है ना। टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से क्या क्या अफेक्ट होता है, वेदर स्टेबिलिटी, सप्रेस वर्टिकल एयर मूवमेंट लीडिंग टू स्टेबल वेदर। अगर नीचे कोल्ड एयर आ जाएगी, ऊपर वार्म एयर आ जाएगी, तो क्या होगा, वर्टिकल मिक्सिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो जो कोल्ड एयर है ना, तो वो क्या करेगी, वो ऊपर नीचे नहीं जा पाएगी है ना। मैंने बताया था ना कि अगर नीचे वार्म एयर होती है तो वो ऊपर जाती है, फिर कोल्ड होती है, फिर नीचे आती है, तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है, वर्टिकल मिक्सिंग चलती है। पर अगर टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाता है तो वर्टिकल मिक्सिंग रुक जाती है। और एयर पोल्यूशन ट्रैपिंग है ना, पोल्यूटेंट लाइक स्मोक, डस्ट एंड गैसेस गेट ट्रैप नियर द ग्राउंड है ना। तो मैंने आपको बोला कि जैसे ग्राउंड के वहाँ पे क्या होगा, कोल्ड एयर है, तो कोल्ड एयर क्या हो गई, ऊपर तो जा नहीं पा रही है, तो ये सारी गैसेस भी, मतलब पोल्यूशन भी इसी कोल्ड एयर के साथ में ही है, जिसकी वजह से हम नीचे रह रहे हैं ना, तो हमको प्रॉब्लम हो रही है और पोल्यूशन हो रहा है इसकी वजह से, अगर मिक्सिंग रुक जा रही है तो है ना। और स्मोक फॉर्मेशन फेवर्स द डेवलपमेंट ऑफ स्मोक इन अर्बन एंड इंडस्ट्रियल एरिया। फ्रोस्ट की कंडीशन हो जाएगी, क्लाउड एंड फॉग फॉर्मेशन हो जाएगा, एयरक्राफ्ट ऑपरेशन, रिड्यूस रेनफॉल, रेनफॉल रिड्यूस हो जाएगी, मतलब अगर नीचे क्लाउड कूल एयर है वो और नीचे ऊपर वार्म एयर है, तो फिर वर्टिकल मिक्सिंग नहीं होगी, तो क्या होगा, वाष्प नहीं बनेगा, भाप नहीं बनेगा, इसकी वजह से क्या होगा, रेनफॉल क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी है ना। मतलब अगर भाप नहीं बनेगा तो क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होगा है ना, तो फिर क्या होगा, रिड्यूस रेनफॉल। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखते हैं कि स्ट्रेटोस्फियर, तो स्ट्रेटोस्फियर जो है 19% ऑफ द टोटल एयर मास है। इट एक्सटेंड अप टू हाइट 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर तक रहता है, मतलब 12 से अगर देखें तो वो 12 या 18 पे ख़त्म हो रहा था, तो ये 15 तक चलेगा है ना। मैंने कहा ना हाइट थोड़ी सी वेरी कर सकती। द टेम्परेचर रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम इन द लोअर पार्ट ऑफ दिस लेयर अप टू द
हाइट ऑफ 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर तक जाते जाते ये क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। फिर उसके बाद में 20 किलोमीटर तक जब अपन चले जाएंगे, जैसे कि अगर अपन देखें 12 तक तो ट्रोपोपोज ही आ रहा था, है ना। 12 से लेकर अपन 20 तक जब जाते हैं ना, तो यहाँ तक तो सेम ही रहता है, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही रहता है कि मतलब ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, यहाँ पे सेम ही है। पर जैसे ही अपन 20 किलोमीटर से ऊपर जाने लगेंगे ना, वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा। इसमें राइज हो रहा है, ट्रोपोस्फियर में कम हो रहा था, जैसे जैसे अपन ऊपर जा रहे थे तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था। स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब आता है अपर पार्ट। हाँ, द टेम्परेचर इंक्रीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन गैस इन द अपर पार्ट ऑफ दिस लेयर, है ना। टेम्परेचर इंक्रीज होता है क्योंकि यहाँ पे ओजोन गैस रहती है ना। और ओजोन गैस क्या करती है, वो जो UVA, UVB, UVC जो रहती है ना, उसको क्या करती है, कैप्चर करती है। UVC को तो नहीं करती है ओवैसी, पर UVA और UVB को कैप्चर करती है। इसकी वजह से क्या होगा, इसका टेम्परेचर वहाँ पे इंक्रीज होने लगेगा। दिस लेयर इज कंसिडर आइडर फॉर फ्लाइंग ऑफ एयरक्राफ्ट। द अपर लिमिट ऑफ स्ट्रेटोस्फियर इज नोन एज द स्ट्रेटोपोज। और जो ओजोन को मापते हैं ना, उसको डॉप्सन यूनिट से मापते हैं ना, तो मेजर करते हैं डॉप्सन यूनिट से, ये याद रखना है ना। द रिलेटिव थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर इज मेजर्ड इन डॉप्सन यूनिट। इट इज मेनली फाउंड इन द लोअर पोर्शन ऑफ स्ट्रेटोस्फियर फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 किलोमीटर अबव द अर्थ स्फेयर, है ना। तो जो मतलब ओजोन की जो लेयर रहती है ना, वो 20 to 30 किलोमीटर तक फाउंड रहती है, मतलब 20 से 30 किलोमीटर तक मिलती है। कहाँ से, अर्थ से अपन को देखना है ना। अर्थ से अगर अपन ऊपर चलेंगे तो 20 से लेकर जो 30 किलोमीटर रहता है ना, वहाँ तक अपने को क्या मिलेगा, ये ओजोन, है ना। इट इज़ द रीजन ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर दैट एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द सन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये कुछ वो नहीं है, जेड प्लान्स वगैरह हैं। अब देखेंगे मीजोस्फियर। तो मीजोस्फियर लाइज बिटवीन स्ट्रेटोस्फियर एंड द थर्मोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर के बाद में ये आ गया मीजोस्फियर। अब मीजोस्फियर के बाद में थर्मोस्फियर आएगा, है ना। तो थर्मोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में कौन रहता है, मीजोस्फियर। इट्स अप्रोक्सीमेटली एल्टीट्यूड रेंज इन 50 किलोमीटर, 15 किलोमीटर टू 18 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस, है ना। 80 किलोमीटर, तो 50 से 80 किलोमीटर तक कौन होता है, मीजोस्फियर होता है। वो उसमें अपन ने देखा था कि 50 तक तो स्ट्रेटोस्फियर ख़त्म हो रहा था, तो यहाँ पे 50 से 80 किलोमीटर तक ये रहता है मीजोस्फियर। टेम्परेचर इन द मीजोस्फियर डिक्रीज विथ एल्टीट्यूड, है ना। टेम्परेचर जो होता है वो मीजोस्फियर में वापस से डिक्रीज होने लगता है, मेकिंग इट वन ऑफ द कोल्डेस्ट लेयर इन अर्थ एटमोसफियर। क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है ना मीजोस्फियर में, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से ये कोल्डेस्ट लेयर इन अर्थ एटमोसफियर, सबसे ज़्यादा कोल्ड लेयर है। द मीजोफोर्स एट इट्स टॉप बाउंड्री, इट इज़ ऑफन द कोल्डेस्ट पॉइंट इन अर्थ एटमोसफियर। टेम्परेचर डाउन टू 90 डिग्री सेल्सियस, -90 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और उससे भी ज़्यादा लोअर हो सकता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टडी डायरेक्टली बिकॉज इट इज़ बियॉन्ड द रीच ऑफ टिपिकल वेदर बलून्स और एयरक्राफ्ट एंड बिलो सैटेलाइट ऑर्बिट एल्टीट्यूड, है ना। तो ये इतना वो नहीं है। मीटियोर्स, शूटिंग स्टार्स बर्न अप मोस्टली इन द मीजोस्फियर ड्यू टू फ्रिक्शन विथ एटमॉस्फेरिक गैसेस, है ना। अब ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब थर्मोस्फियर को देखेंगे। तो थर्मोस्फियर, दिस लेयर इज लोकेटेड बिटवीन 80 किलोमीटर टू अप द मीजोपोज। टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस, ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। यहाँ पे 1500 से लेकर 2000 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर हो जाता है, और 80 किलोमीटर से ऊपर होता है, क्योंकि 50 to 80 किलोमीटर तो मीजोस्फियर है, फिर 80 किलोमीटर के ऊपर थर्मोस्फियर। कंटेंट इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल नोवन एज आयन एंड हेंस इट इज़ नोवन एज द आइनोस्फियर। इसको आइनोस्फियर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है,
इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स और आयंस रहते हैं। रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर एंड ड्यू टू दिस रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हैज़ बिकम पॉसिबल, है ना। रेडियो वेव्स जो होते हैं ना, यहीं से ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्ट बैक होते हैं अर्थ सरफेस से। इसी की वजह से अपन रेडियो ब्रॉडकास्टिंग और जो नेटवर्क वगैरह टेम्परेचर हियर, ये मतलब सॉरी, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग वगैरह पॉसिबल है ना। तो टेम्परेचर हियर स्टार्ट इंक्रीजिंग विथ हाइट्स, ये समझ गए अपन। Temperature increase with increasing altitude and can be more than 1500 डिग्री सेल्सियस 2000 तक हो रहा था। दिस इज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ द यूवी रेडिएशन एंड एक्सरेज बाय द फ्यू मॉलिक्यूल प्रेजेंट देयर। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर फाउंड मेनली इन बिटवीन 100 to 200 किलोमीटर्स। ये नाइट्रोजन इस तरीके से प्रेजेंट रहता है NO में, मतलब है ना O2 नहीं बल्कि सिर्फ O में प्रेजेंट रहता है ना। द पार्ट ऑफ द thermosphere 18 kilometer to 500 kilometer above the earth surface is referred to as ionosphere 80 to 500, है ना। और the atom exist as ions and hence this layer gets its name ionosphere, है ना। The ionization process leads to the creation of beautiful illumination, the aurora borealis in the northern hemisphere and aurora australis in the southern hemisphere। इसको बोलते हैं, ये है ना। तो ये इस तरीके से बन जाता है क्योंकि यहाँ पे आयंस वगैरह रहते हैं ना, तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज वगैरह कंटेंट करते हैं। इसकी वजह से कभी कभी इस तरीके से मतलब ब्यूटीफुल पिक्चर देखने को मिलता है ना। अब वापस ये थर्मोस्फियर जो है ना, ड्यूरिंग डे टाइम इसमें 4 रीजन रहते हैं, DE F1 एंड F2। DE F1 एंड F2 रहते हैं, पर समटाइम्स F1 एंड F2 माइट मर्ज टू फॉर्म F, है ना। तो ये दोनों F1 और F2 मर्ज हो जाते हैं तो ये F भी बना लेता है। और ड्यूरिंग नाइट टाइम क्या होता है कि DE एंड F1 रीजन बिकम डिप्लीटेड। और डे टाइम में तो ये चारों प्रेजेंट है कि D है, E है, F1 एंड F2 है ना। पर F1 और F2 मर्ज भी हो जाते हैं तो F रीजन बन जाता है। पर नाइट टाइम में क्या होता है कि DE और F1 रीजन क्या होता है, डिप्लीटेड हो जाता है और सिर्फ F2 रीजन रह जाता है। F2 रीजन ओनली रह जाता है अवेलेबल फॉर कम्युनिकेशन। हेंस F2 रीजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स propagation as it allows longest communication pathway on account of its highest altitude and that the lifetime of the free electron is greatest in this region। क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं कहाँ पे, थर्मोस्फीयर में, इसीलिए इसको आइनोस्फीयर बोलते हैं। अब बताएं कि एग्जोस्फीयर द आउटर मोस्ट लेयर अबव 500 किलोमीटर से लेकर 10,000 या 5,000 तक ये रहता है किलोमीटर इज द एग्जोस्फीयर विच ग्रेजुअली मर्ज इनटू स्पेस। मोलिक्यूल्स हियर हैव इनफ काइनेटिक एनर्जी टू स्केप द अर्थ ग्रेविटी। क्योंकि एग्जोस्फीयर इतना दूर रहता है कि ये ना ग्रेविटी यहाँ पे महसूस ही नहीं होती है ना। हाइड्रोजन एंड हीलियम आर द प्राइम कंपोनेंट इन दिस रीजन। The region between 5,000 kilometer to 16,000 kilometer is also referred to as magnetosphere, है ना। अब 500 से 5,000 तक अगर अपने एग्जोस्फीयर देखते हैं तो 5,000 से लेकर 16,000 किलोमीटर तक फिर मैग्नेटोस्फीयर आ जाता है। एज इट इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड द सोलर विंड। दिस रीजन इज एक्यूपाइड बाय जियोसिंक्रोनमस सैटेलाइट। जियोसिंक्रोनमस सैटेलाइट मतलब कि जो अर्थ के साथ रोटेट करती है सैटेलाइट, है ना। और ये आइनोस्फीयर है। DEF रीजन का मैंने आपको बता दिया कि कैसे क्या है। और ये देखो इसमें है पूरा दे रखा है कि ये F रीजन है, ये E रीजन है, ये D रीजन है। आई होप यू क्लियर। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।